वेलकम टू गाइड नीति। मैं नीतीश कुमार आपको गाइड नीति पर स्वागत करता हूं। गाइड नीति पर जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर ऑनलाइन सीरीज चलाई जा रही है। इस गाइड नीति पर आपको एक प्लेलिस्ट में एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्लेलिस्ट दिख जाएगा और एक और ऑनलाइनर आपका चल रहा था जिसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति है। पिछले वर्ष यानी कि बीपीएससी का 65वीं में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो सेक्शन है काफी इम्पोर्टेंट है। तो गाइड नीति का जो वन लाइनर सेक्शन है, आप देखेंगे कि इसका जो गाइड नीति का जो ऑनलाइनर है वो और ऑनलाइनर से कैसे अलग है, यहाँ पर आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएगी। गाइड नीति के जितने भी प्रश्न आते हैं ये आपके किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होंगे उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप गाइड नीति पर बने रहें और अपना पीसीएस की तैयारी अच्छे से करें। तो गाइड नीति का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्लास फर्स्ट है। मैंने पिछले वीडियो में यानी कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में मैंने इतिहास के बताया था कि कैसे हम गाइड नीति पर इतिहास का वन लाइनर करने वाले हैं। तो इतिहास को मैंने गाइड नीति पर जो वन लाइनर होने वाली है ये दो तरीके से होने वाली है। आपका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का, और एक और आपको गाइड नीति के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का। तो भारतीय इतिहास संस्कृति का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप अभी तक अगर उसे नहीं देखे हैं तो आप जरूर उस पर विजिट करें। और आज ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला वीडियो है। तो ये क्लास फर्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का। तो आप इस गाइड नीति पर देखें कि कैसे ये गाइड नीति जो है आपको अलग तरीके से वन लाइनर कराती है, और इसका जो वन लाइनर है आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। आइए जानते हैं अवध के बारे में कुछ। अवध रियासत अथवा अवध ब्रिटिश राज में 1856 तक अवध क्षेत्र की एक रियासत हुआ करती थी। यानी कि ब्रिटिश काल में 1856 तक अवध एक रियासत हुआ करती थी। अवध की राजधानी जो थी वो फैजाबाद थी। अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। 1858 में अवध ने दूसरे भारतीय रियासतों से मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया था, और इस विद्रोह को बम्बई के ब्रिटिश सेना ने हरा दिया। 1859 में यानी कि 1859 में तक विद्रोहियों ने छापेमार लगाए, लड़ते रहे, और इस बगावत को अवध अभियान भी कहा जाता है। अवध का जो अंतिम नवाब था, ये हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ठीक है, तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो उसे हम कहते हैं, उनका नाम जो था वाजिद अली शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवसारी जनपद में। आइए हम जानते हैं कुछ इसके बारे में जो फैक्ट है। दांडी जलालपुर तालुका में एक बस्ती है। ठीक है, यह नवसारी जनपद के पास अरब सागर के तट पर स्थित है। सन 1930 में, कब? 1930 में महात्मा गांधी ने नमक मार्च के लिए यह स्थान चुनने के बाद विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। तो 1930 में जब महात्मा गांधी ने इस स्थान को चुना था दांडी यात्रा के लिए, तब से ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया था। उन्होंने साबरमती यानी कि जो कि अहमदाबाद में है से दांडी अपने कुछ अनुयायियों के साथ नमक पर कर लगाने के विरोध में अभियान चलाया था। अहमदाबाद से दांडी तक 24 दिनों के लिए पैदल यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया था। तो 24 दिनों की यात्रा थी जो कि 241 मील यात्रा किए थे।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि पुरस्कार लौटाना असहमति दर्शाने का एक तरीका होता है। तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो केसर हिंद के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट में। द्वितीय बोअर युद्ध में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि अफ्रीकी भाषा में बोअर का अर्थ क्या होता है। बोअर का जो अर्थ होता है अफ्रीकी भाषा में किसान होता है। तो ये जो होते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। 1899 में गांधी जी द्वारा नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना किया गया था। तो गांधी जी ने 1899 में क्या किए थे? नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की गई थी, जो कि घायल अंग्रेज सैनिकों को युद्ध के दौरान उपचार में सहायक था। और इस सेवा में आने वाले व्यय मतलब खर्च भारतीय द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के इस कार्य से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड की खिताब रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे उन्होंने नाइटहुड की खिताब को लौटा देने के बाद गांधी जी ने भी केसर हिंद की उपाधि और गोल्ड मेडल को वापस लौटा दिया था। तो कैसा लगा आपको ये सेक्शंस? अगला प्रश्न हम लोग पहुंच जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को, कब? 6 जुलाई 1944 को, कहीं कहीं पर ये जो तारीख है वो अलग है, कहीं कहीं पर ये जो तारीख है वो 4 जून 1944 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 तारीखें लिखी हुई है। अगर आपके प्रश्न में आ जाते हैं तो आप ऑप्शन पेज पर सटीक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में 4 जून है तो 4 जून को कीजिएगा, अगर 6 जुलाई है तो 6 जुलाई को, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये जो हुआ था, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर रंगून से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए सभी परिस्थिति में अहिंसा और सत्य को पालन किया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धा अधिवेशन 1942 में। आइए जानते हैं वर्धा अधिवेशन के बारे में। जुलाई 1942 में वर्धा में बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक लंबा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मांग की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत खत्म होना चाहिए। और इस प्रस्ताव का 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अनुमोदित किया था, जिसने औपचारिक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत का नेतृत्व किया। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है। वस्तुतः यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों को हाथ में रखी थी। अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। भारतीय सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से लंदन में शुरुआत की थी। इसने लंदन इंडियन एसोसिएशन का, ये जो एसोसिएशन था वो लंदन इंडियन सोसाइटी को परास्त किया और भारत के मामलों और विचारों पर चर्चा करने और सरकार को भारतीय के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक मंच था। नौरोजी ने 2 मई 1867 को एसोसिएशन का पहला व्याख्यान दिया। एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिब्डेन थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिब्डेन थे। एसोसिएशन का उद्देश्य देश के स्थानीय प्रशासन को सुधार और सरकार द्वारा संसद द्वारा रखी गई व्यवस्था में सुधार करना था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए किया गया था? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है संविधान सभा का। भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद में एक प्रतिनिधित्व मंडल मार्च 1946 में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वेवेल तथा भारतीय नेताओं ने मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज लाना। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 को और कैबिनेट मिशन का पहला जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वो कब किया गया? 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946 के कुछ उद्देश्य थे जिसके बारे में जानते हैं। पहला उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन, यह गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। चौथा जो था, संविधान सभा का सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। पांचवा उद्देश्य क्या था? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। 296 निर्वाचित किए जाएंगे और 93 जो होंगे मनोनीत किए जाएंगे, जिसमें कि जो 14 सदस्य जो थे सिर्फ राजस्थान के थे। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 1876 में बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत सभा या इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रवादी संस्था कौन थी, तो आप कह सकते हैं इंडियन एसोसिएशन या भारत सभा। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की थी। भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन का लक्ष्य सभी वैध तरीकों का उपयोग से भारत के लोगों को राजनैतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना था। इस संस्था ने भारत के सभी भागों के शिक्षित एवं समाज में काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्र बन गया। बाद में यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड
हत्याकांड की बदला लेने में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा, जनरल डायर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल डायर को मारकर अपनी प्रतिज्ञा जो थी वो पूरी की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में जानते हैं। उधम सिंह देश के बाहर फांसी की सजा पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, यानी कि दूसरे क्रांतिकारी थे। 13 मार्च 1940 की शाम लंदन के कैक्सटन हॉल में लोग से काफी खचाखच भरा हुआ था। मौका था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की एक बैठक का। हॉल में बैठे कई भारतीयों के बीच उधम सिंह भी बैठे थे, जिन्होंने ओवरकोट में एक मोटी किताब थी और इसके भीतर के पन्नों को चतुराई से काटकर इसमें एक रिवॉल्वर रख दिया था। बैठक खत्म हुई, सभी लोग अपनी अपनी जगह से जाने लगे, तभी उधम सिंह ने किताब से रिवॉल्वर निकालकर माइकल ओडायर पर फायर कर दिया। 2 गोली लगी डायर को और उसकी मृत्यु हो गई। ब्रिटेन में मुकदमा चला और उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा हो गई। आज का सवाल है, साउथ इंडिया इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक में प्रसिद्ध थीसिस किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस उत्तर का एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आप अगर इस प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं तो आपको सदा के लिए याद हो जाएगा। तो गाइड नीति पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपका ये वन लाइनर सेक्शन जरूर मुझे बताएं, और कैसे ये वन लाइनर है जो औरों ऑनलाइनर से कैसे अलग है। तो गाइड नीति पर आप बने रहें। ये गाइड नीति आपको जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइड नीति को अभी सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।